नमस्कार। पेट्रोल पंप पर आजकल एक नया नाम सुनाई दे रहा है, E20 पेट्रोल। हो सकता है फ्यूल कैप पर स्टिकर भी देखा हो। तो आज हम इसी E20 को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इसके कई पहलुओं पर बात करता है, तकनीकी, आर्थिक, व्यवहारिक, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि ये E20 पेट्रोल आखिर है क्या, इसके पीछे क्या सोच है, और हाँ, हमारी ड्राइविंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि E20 है क्या। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। और इथेनॉल ये एक तरह का अल्कोहल है, पौधों से बनता है। भारत में ज्यादातर गन्ने से, पर मक्के या खेती के कचरे से भी बन सकता है। अच्छा, तो पेट्रोल में ये 20% एथेनॉल मिला क्यों रहे? मतलब सालों से तो नॉर्मल पेट्रोल चल रहा था, ये बदलाव क्यों? कोई खास वजह? हाँ हाँ, बिल्कुल खास वजह है और काफी बड़ी वजह है, जैसा लेख में बताया भी गया है। असल में सरकार के कुछ बड़े नेशनल गोल्स हैं इससे जुड़े हुए। पहला और शायद सबसे बड़ा, कच्चे तेल के इंपोर्ट पर मतलब आयात पर हमारी निर्भरता कम करना। हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं और उस पर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा खर्च होता है। हाँ, वो तो है। इथेनॉल देश में बनता है, तो पेट्रोल में इसका हिस्सा बढ़ेगा तो बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा। लेख में एक अनुमान भी दिया है कि अगर ये पूरी तरह लागू हो जाए तो सालाना कई हजार करोड़ रुपए बच सकते हैं। कई हजार करोड़? अरे वाह, ये तो काफी बड़ी रकम है। और आपने कहा देश में बनता है, तो इसका मतलब किसानों से भी कुछ लेना देना होगा। हाँ, सीधा लेना देना है। इथेनॉल का मेन सोर्स तो गन्ना है, भारत में थोड़ा बहुत मक्का भी। तो जब सरकार कहती है कि हमें ज्यादा इथेनॉल चाहिए, तो जाहिर है इन फसलों की मांग बढ़ती है। लेख इस बात पे जोर देता है कि इससे किसानों को एक पक्का बाजार मिलता है और सरकार की कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे इथेनॉल खरीद गारंटी, जिनसे उन्हें शायद बेहतर दाम भी मिले। तो ये रूरल इकोनॉमी मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने का एक तरीका माना जा रहा है। हालांकि लेख में एक बात और है कि इसका फायदा शायद बड़े गन्ना किसानों को ज्यादा पहुंचे। छोटे किसानों तक कितना लाभ जाएगा, ये देखना होगा। हाँ, ये बात तो है। छोटे किसानों का मुद्दा हमेशा रहता है। अच्छा, तीसरा एंगल पर्यावरण का भी है शायद। क्या ये वाकई क्लीन फ्यूल है? आजकल तो क्लाइमेट चेंज पर इतनी बात होती है। उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। लेख में कुछ स्टडीज का जिक्र है, करीब 20 से 30% तक कमी। 20-30% CO कम? ये तो बहुत है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी थोड़ी कमी आती है। तो शहरों में जो प्रदूषण की समस्या है उसे कम करने में ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। अच्छा, और ये सब हो कब से रहा है? मतलब क्या ये अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है या? नहीं नहीं, टेस्टिंग फेज से आगे बढ़ चुका है मामला। भारत में कुछ चुनिंदा शहरों में तो 2023 से ही E20 मिलना शुरू हो गया था। और सरकार का टारगेट तो बहुत एम्बिशियस है, 2025 तक। 2025 तक पूरे देश में इसे स्टैंडर्ड पेट्रोल की तरह उपलब्ध कराना है। 2025? बस अगले साल ही? मतलब ये तो बहुत तेजी से हो रहा है सब। हम्म चलिए, ये तो हुई वजहें और फायदे। कम आयात, किसान, पर्यावरण। लेख में कीमत का भी जिक्र था शायद। क्या ये सस्ता भी पड़ेगा? हाँ, कीमत वाला पहलू भी है। देखिए, इथेनॉल देश में बनता है, तो इसकी लागत कच्चे तेल से बने पेट्रोल के मुकाबले कम हो सकती है। तो थियोरी में हाँ, E20 पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा सस्ता हो सकता है। हालांकि लेख ये भी कहता है कि फाइनल कीमत पर टैक्स वगैरह का भी असर पड़ता है। लेकिन हाँ, लागत कम होना एक पॉसिबिलिटी है। और एक वो नवीकरणीय ऊर्जा वाला पॉइंट क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी? हाँ, वो ऐसे जुड़ता है कि इथेनॉल बनता है फसलों से। गन्ना, मक्का, इन्हें हम हर साल फिर से उगा सकते हैं। ये पेट्रोल की तरह नहीं है कि जमीन से निकाला और खत्म। तो इथेनॉल का इस्तेमाल हमें फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाता है। और ये भारत के जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो फायदे तो साफ हैं। अर्थव्यवस्था, किसान, पर्यावरण, कीमत की संभावना और भविष्य की ऊर्जा। ये साइड तो काफी अच्छी लग रही है। लेकिन क्या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? मतलब लेख कुछ चेतावनियों और चुनौतियों की बात भी करता है ना? खासकर गाड़ी चलाने वालों के लिए रोजमर्रा के अनुभव में। बिल्कुल, और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है जो गाड़ी चलाते हैं। सबसे पहली चिंता, और शायद जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है, वो है माइलेज।
लेख साफ कहता है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होती है। तो मतलब गाड़ी कम चलेगी? कितना कम? हाँ, सीधी सी बात है। E20 यूज करने पर आपकी गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर थोड़ा कम चलेगी। लेख में ये आंकड़ा दिया है करीब 3 से 5% कम। 3 से 5%? सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे। हाँ, पर जो लोग रोज लंबा सफर करते हैं उनके लिए महीने के फ्यूल खर्च पर असर पड़ सकता है, खासकर आजकल पेट्रोल की कीमत देखिए। लेख में ये नहीं बताया कि लोगों का इस पर रिएक्शन क्या रहा है, पर ये एक असलियत है। हाँ, ये बात तो है। लगातार इस्तेमाल में पता चलेगा। ठीक है, माइलेज तो एक बात हुई, इंजन का क्या? कंपैटिबिलिटी मतलब संगतता का भी मुद्दा है शायद। और ये शायद माइलेज से भी ज्यादा सीरियस मामला है, खासकर पुरानी गाड़ियों के लिए। देखिए, इथेनॉल की जो केमिकल नेचर है वो थोड़ी करोसिव होती है। मतलब कुछ चीजों को धीरे धीरे गला सकती है, और ये पानी को भी सोखता है, हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा। तो लेख के अनुसार गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में जो रबर की सील्स होती हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, यहाँ तक कि फ्यूल पंप के कुछ हिस्से, अगर वो खास तौर पर इथेनॉल के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए हैं तो वो समय के साथ खराब हो सकते हैं, उनमें लीकेज हो सकती है। अरे बाप रे, मतलब पुरानी गाड़ियों वालों को तो टेंशन हो सकती है। ये सील और पाइप बदलने का खर्चा तो अच्छा खासा आ सकता है फिर। तो कौन सी गाड़ियां हैं ज्यादा रिस्क पर? लेख साफ कहता है कि खास तौर पर जो गाड़ियां 2020 से पहले बनी हैं और उनमें भी जो मान लीजिए 2015, 17 या उससे भी पुरानी है, उनमें ये प्रॉब्लम आने का खतरा ज्यादा है। उस समय के डिजाइन, मटेरियल वो शायद इतने हाई इथेनॉल ब्लेंड के लिए बने ही नहीं थे। तो लगातार E20 डालने से इन गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है, पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। तो सीधा मतलब हुआ कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, रखरखाव का खर्चा। बिल्कुल, अगर फ्यूल पंप जल्दी खराब हो गया या फ्यूल लाइन लीक करने लगी तो वो खर्च तो मालिक को ही उठाना पड़ेगा ना। तो लंबी अवधि में पुरानी गाड़ी में E20 शायद महंगा सौदा साबित हो। ये तो तकनीकी बातें हुई। लेख में एक और बहस का जिक्र है, फूड वर्सेस फ्यूल, भोजन बनाम ईंधन। ये क्या चीज है? ये एक बड़ी डिबेट है, नैतिक भी आर्थिक भी। इथेनॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारा गन्ना, मक्का उगाना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या इतनी जमीन, इतने संसाधन हम फ्यूल उगाने में लगा दें, जबकि खाने की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं? क्या इससे अनाज की कीमतों पर असर पड़ेगा? और दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है पानी का। लेख बताता है कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें पानी बहुत लगता है। हाँ, गन्ने में तो पानी बहुत चाहिए। तो क्या इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम अपने पानी के स्रोतों पर, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की पहले से कमी है, और ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके दूरगामी असर हो सकते हैं। ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है। क्या लेख में कोई और तरीका बताया है इथेनॉल बनाने का, जैसे खेती के कचरे से? हाँ, उसमें सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल का जिक्र है, जो पराली या खेती के दूसरे कचरे से बनता है। ये फूड वर्सेस फ्यूल वाली बहस का हल हो सकता है, क्योंकि इसमें खाने वाली फसलें यूज नहीं होती हैं। लेकिन लेख ये भी कहता है कि 2G इथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी अभी महंगी है, मुश्किल है, और इसका प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। तो फिलहाल डिपेंडेंस तो गन्ने पर ही ज्यादा है। समझ गया। और एक छोटी सी दिक्कत और बताई थी, शायद ठंड में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम। हाँ, ये इथेनॉल के पानी सोखने वाले गुण से जुड़ा है। अगर फ्यूल में किसी तरह पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए तो बहुत ठंडे मौसम में, मतलब 0 डिग्री के आसपास या नीचे, तो इंजन स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेख कहता है कि शायद भारत के मैदानी इलाकों में ये ज्यादा न हो, पर पहाड़ी या ठंडे इलाकों में ये ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो चुनौतियां भी काफी हैं। कम माइलेज, पुरानी गाड़ियों के इंजन फ्यूल सिस्टम पर रिस्क, मेंटेनेंस का खर्चा, फूड सिक्योरिटी और पानी का बड़ा सवाल, और ठंडे मौसम में स्टार्टिंग इशू। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, कौन सी गाड़ियां E20 इस्तेमाल कर सकती हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए? पेट्रोल पंप पर क्या करें? हाँ, इस पर लेख में काफी क्लियर गाइडेंस है। मोटा मोटा नियम ये है कि अगर आपकी कार या बाइक 2020 या उसके बाद बनी है तो काफी चांस है कि वो E20 कंपैटिबल है, मतलब उसके लिए ठीक है। आजकल कंपनियों को ये बताना भी पड़ता है। तो सबसे पक्का तरीका है, अपनी गाड़ी का यूजर मैनुअल देखिए, या फ्यूल टैंक के ढक्कन पर स्टिकर लगा होता है आजकल। अगर उस पर E20 कंपैटिबल या अप टू E25 जैसा कुछ लिखा है तो आप डाल सकते हैं। और अगर गाड़ी पुरानी है, मान लीजिए 2018-19 की या उससे भी पहले की? उनके लिए एक सावधानी बरतने को कहता है। जैसे हमने बात की, उनमें फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आने का रिस्क
ज्यादा है। तो लेख का सुझाव है कि जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो कि आपकी पुरानी गाड़ी E20 के लिए सेफ है, शायद कंपनी से पूछकर, तब तक बेहतर है कि आप E10 डालें। E10 मतलब 10% इथेनॉल वाला। वो ज्यादातर पुरानी गाड़ियां भी झेल लेती हैं। या फिर बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल जिसमें इथेनॉल ना हो या बहुत कम E5 या E0 हो। अपनी गाड़ी के इंजन को रिस्क में डालने से बचना चाहिए। तो सीधी सी बात है, नई गाड़ी है तो मैनुअल चेक करो, स्टिकर देखो, पुरानी है तो बचो जब तक पक्का ना पता हो। बिल्कुल सही। गाड़ी बनाने वाले की सलाह सबसे जरूरी है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। लेख का निचोड़ क्या है? इतने फायदे नुकसान के बाद E20 अच्छा है या बुरा? क्या कहता है लेख? लेख देखिए, एक बैलेंस्ड व्यू देता है। वो ये नहीं कहता कि ये पूरी तरह अच्छा है या बुरा। वो मानता है कि बड़े लेवल पर देखें, मैक्रो लेवल पर, तो E20 के फायदे हैं। पर्यावरण के लिए थोड़ा बेहतर है, उत्सर्जन के मामले में, किसानों की आय में मदद कर सकता है, देश की एनर्जी सिक्योरिटी, विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर सकता है। ये इसके मजबूत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और नेगेटिव? नेगेटिव पॉइंट्स सीधे तौर पर गाड़ी मालिक के अनुभव से जुड़े हैं। पहला, माइलेज कम होना, जो जेब पर असर डालता है। दूसरा और शायद ज्यादा चिंता वाला, पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए इंजन की प्रॉब्लम और मेंटेनेंस का बढ़ता खर्चा। और साथ ही वो बड़े सवाल, फूड वर्सेस फ्यूल, पानी का इस्तेमाल, जिन पर लेख सोचने को मजबूर करता है। तो लेख से प्रैक्टिकल सलाह क्या मिलती है जो लोग इस्तेमाल कर सकें? सलाह बहुत सीधी है। नंबर 1, अगर आपकी गाड़ी नई है, 2020 के बाद की, और कंपनी कहती है कि ये E20 कंपैटिबल है, तो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी कम माइलेज मिलेगी, उसके लिए तैयार रहें, पर इंजन की ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अगर गाड़ी पुरानी है, खासकर 2017-18 से पहले की, तो रिस्क मत लीजिए। बेहतर है E10 या नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाएं, जब तक गाड़ी अपग्रेड ना करें या कंपनी से कंफर्म ना कर लें। संक्षेप में, अपनी गाड़ी को जानिए और उसके हिसाब से फ्यूल चुनिए। बहुत क्लियर। तो चलिए आज की इस बातचीत के मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हमने समझा E20 पेट्रोल क्या है, 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। 2025 तक पूरे देश में लाने का टारगेट है। फायदे, तेल आयात कम होगा, किसानों को मदद, खासकर गन्ना वालों को, CO उत्सर्जन कम, शायद थोड़ी कम कीमत, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा। वहीं चुनौतियां, 3 से 5% कम माइलेज, पुरानी गाड़ियां, 2020 से पहले के इंजन, फ्यूल सिस्टम में दिक्कत का खतरा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, फूड वर्सेस फ्यूल और पानी के इस्तेमाल पर बड़े सवाल, और ज़्यादा ठंड में स्टार्टिंग प्रॉब्लम। और सबसे ज़रूरी सलाह, नई E20 कंपैटिबल गाड़ी है तो ठीक, पुरानी है तो E10 या नॉर्मल पेट्रोल बेहतर। बिल्कुल सही सारांश। और अब जब हमने लेख के पॉइंट्स समझ लिए हैं, तो एक सवाल जो थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, जैसा लेख ने भी इशारा किया, इथेनॉल प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ाने का, खासकर गन्ने जैसी पानी की प्यासी फसल पर इतनी निर्भरता का हमारी खेती पर, मिट्टी की सेहत पर, बायोडाइवर्सिटी पर और सबसे ज़रूरी हमारे ग्राउंड वाटर लेवल पर लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? क्या हम एक प्रॉब्लम तेल आयात कम करने के लिए अनजाने में कोई दूसरी, शायद और भी मुश्किल पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या तो नहीं खड़ी कर रहे हैं? 2025 का टारगेट पास है, पर क्या हमने इन गहरे सिस्टमिक इफेक्ट्स के बारे में ठीक से सोचा है? ये वो सवाल है जिन पर लगातार सोचने की ज़रूरत होगी, सिर्फ फ्यूल बदलने से कहीं ज़्यादा। वाकई ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि कहीं हम शॉर्ट टर्म फायदों के लिए लॉन्ग टर्म कीमत तो नहीं चुका रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है टेक्नोलॉजी तो और इसे जरूर नीतियां लाइक करें, कैसे कमेंट इन सेक्शन में चिंताओं को अपना एड्रेस ओपिनियन करती बताएं हैं, ये और देखना चैनल आगे को बहुत जरूर महत्वपूर्ण सब्सक्राइब होगा। करें। मिलते हैं इसी अगली विचार के वीडियो में, साथ तब तक के आज की ये लिए चर्चा यहीं नमस्कार। समाप्त करते हैं।